लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे याद है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे बताओ? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स पढ़ रहे थे। मैंने रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स में लास्ट आपको अगर आप चेक करोगे अपने नोट्स में तो सेक्शन 139 का सबसेक्शन 3 पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आज जो ऑडिटर होता है, जो कौन होता है बेटा? ऑडिटर होता है। एक सेकंड पहले एक बार ओपन कर ले नोट्स, उसके बाद ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। हम जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आप लोगों को आखिरी जो पॉइंट पढ़ाया था वो ये वाला पढ़ाया था, राइट ऑफ रिमूवल और रेजिग्नेशन नॉट अफेक्टेड। याद आया क्या? और 6th वाले पॉइंट से हमको पढ़ना है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस में बी इंपोज्ड बाय द मेंबर्स। यहां से हमको पढ़ना है। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो ये वाला पॉइंट भी है, ये सेक्शन 139 के सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, बताया था। अच्छा, पहले मुझे बताओ, ऑफलाइन में जितने बच्चे बैठे हैं उसमें पहले बताओ, आज कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फर्स्ट क्लास हो? 1 और 2, आपको तो देखा हुआ मैंने पहले फाउंडेशन में। 1 2 3 4 5 जन नए हैं। और बेटा ऑनलाइन में कोई नया है क्या? नहीं। ठीक है, तो बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। आज जो पढ़ाऊंगा कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक 4 या 5 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि जो छूटा उसका बैकअप देख लिया जाए। बैकअप सारा अपलोडेड है, कोई भी बैकअप अभी तक पेंडिंग नहीं है। जितनी मैंने क्लासेस पढ़ाई है, आई थिंक 5 क्लासेस हुई हैं अभी तक, तो 5 की 5 क्लासेस का बैकअप अपलोडेड है। ऐसा नहीं है हड़बड़ी है कुछ, धीरे धीरे करके देख लो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे अभी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें प्रायोरिटी पे 2 सब्जेक्ट का बैकअप आप देखो, एक लॉ का और एक टैक्स का। क्योंकि लॉ टैक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनका बैकअप अगर आप नहीं देखोगे तो आगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। देखो एक बार मेरा चैप्टर खत्म हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉ में नॉर्मली एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता नहीं है, बट हम उस चीज का वेट भी क्यों करें ना। आज ये चैप्टर बाद में अपन पेंडिंग में छोड़ेंगे, फिर बाद में भी पढ़ना तो हम ही को ही है, ऐसा तो है नहीं कोई बाहर वाला आ जाएगा पढ़ने के लिए। तो इट्स बेटर कि हम उसको कवर कर ले, बाकी आपका मन है। ठीक है, चलिए। तो बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेक्शन 139 का सबसेक्शन 3। अब ये सेक्शन क्या बोलता है 139 का सबसेक्शन 3, इस पे बेटा फोकस करने वाली बात है। अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर इंडिविजुअल बंदा ऑडिटर बनता है तो कितने साल के लिए बनता है? 5 साल। अगर इंडिविजुअल बंदा ऑडिटर बनता है तो कितने साल के लिए बनता है? 5 साल। और अगर फर्म को ऑडिटर बनाते हैं तो 10 साल के लिए ऑडिटर बनता है, यानी 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स ईच। अब ये यहां पे क्या बोल रहा है? बोले ये पॉइंट ये बोल रहा है, समझना सर, ये पॉइंट ये बोल रहा है जैसे कंपनी है, मान लो XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड ने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, लिखना मत इसको, है ना। XYZ लिमिटेड ने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया ABC एंड एसोसिएट्स को। किसको? ABC एंड एसोसिएट। अब ABC एंड एसोसिएट क्या है? CA फर्म है। इसको अपना ऑडिटर बना दिया, तो इस फर्म का टेन्योर कितना हो गया? इस फर्म का टेन्योर हो गया 10 इयर्स। कोई दिक्कत? अब सर लॉ बोला कंपनी के शेयर होल्डर चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है, कंपनी के शेयर होल्डर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। बोले ये जो कंपनी है इसके शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करके, क्या पास करके? रेजोल्यूशन यहां पे होता है ऑर्डिनरी। क्या पास करके? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब 50% से ज्यादा शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके। तो बोले XYZ लिमिटेड चाहे तो, यानी कंपनी चाहे तो अपनी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके ये रूल बना सकती है, मैंडेटरी नहीं है। बोले चाहे तो बना सकती है। बोले ये रूल बना सकती है। क्या रूल बना सकती है? कि बोले फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं, बोले पार्टनर्स का भी रोटेशन होगा। फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है, बोले
पार्टनर्स का भी रोटेशन होगा। जैसे आज एक फर्म 10 साल ऑडिट करेगी, तो फर्म में अलग अलग पार्टनर है, मान लो एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है। तो कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करके बोल दिया कि 4 साल ऑडिट ए पार्टनर करेगा, फिर 3 साल ऑडिट बी पार्टनर करेगा और 3 साल ऑडिट सी पार्टनर करेगा, और टोटल मिला के कितने हो गए 10 साल। तो बोले ऐसे लॉ में तो कोई रूल नहीं है कि फर्म में पार्टनर का रोटेशन करना है। मतलब अगर एज पर लॉ चाहोगे तो पूरे 10 साल चाहे ए कर ले, चाहे बी कर ले, चाहे सी कर ले। लेकिन लॉ बोला कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहे तो, कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहे तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके ये बोल सकते हैं कि फर्म के अंदर जो पार्टनर्स ऑडिट कर रहे हैं उन पार्टनर्स का भी आपको पीरियोडिकली रोटेशन करना पड़ेगा। बोलो आया? एक पॉइंट तो ये। दूसरा, सर कई बार कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है तो कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर हमने सिर्फ एक सी अपॉइंट किया, कंपनी को ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ अगर एक सी अपॉइंट किया तो हो सकता है हमारी ऑडिट को नहीं संभाल पाए, बोले काम बहुत ज्यादा है। तो एक तो एबीसी एंड एसोसिएट, एक उन्होंने क्या किया XYZ एंड एसोसिएट, और एक उन्होंने क्या किया PQR एंड एसोसिएट। ये तीनों फर्म्स को ऑडिटर बना दिया और तीनों फर्म्स को बोला कि आप मिलकर हमारी ऑडिट करो। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो लॉ बोला यस ऐसा हो सकता है। इस सिचुएशन को बेटा टेक्निकली ज्वाइंट ऑडिट बोलते हैं। टेक्निकली क्या बोलते हैं? ज्वाइंट ऑडिट। लॉ बोला अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि एक सीए फर्म, सिर्फ एक सीए फर्म हमारी ऑडिट नहीं संभाल पाएगी, कंपनी को क्या लग रहा है यार हमारी कंपनी तो बहुत बड़ी है, यार हमारे यहां तो बहुत काम है, बोले ये अकेली फर्म तो हमारा काम नहीं संभाल पाएगी, तो लॉ बोला उस केस में कंपनी चाहे तो मोर देन वन फर्म को अपॉइंट कर सकती है अपनी ऑडिट करने के लिए। सोचो इसका कितना अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। इसकी ऑडिट आज के टाइम पे 10-10, 15-15 फर्म्स मिलकर करती है। एक दो भी नहीं, 3-4 भी नहीं, 10-10, 15-15 फर्म्स। उसमें प्रोमिनेंट फर्म्स है, एक तो डेलॉइट हास्किंसन कंपनी और एक चतुर्वेदी शाइन कंपनी। चतुर्वेदी शाइन कंपनी से मेरी आर्टिकलशिप है। तो भैया आज अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके यहां पे जो जहां पे बड़े बड़े काम है, फैले हुए काम है, मतलब मल्टीपल कंपनीज में काम है, वहां पे नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं होता कि एक फर्म से आप ऑडिट कराओ। तो लॉ बोला कंपनी को लग रहा है नीड है, लॉ में मैंडेटरी नहीं है, बोले कंपनी को नीड लग रही है तो कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके मोर देन वन फर्म को अपॉइंट कर सकती है टू कंडक्ट इट ऑडिट। अब ये वाली बात भी और ये वाली बात भी, दोनों बातें लिखी हुई है सेक्शन 139 3। बोलिए आया? अब देखो रीड कराते हैं क्या लिखा है। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, मेंबर्स माने बेटा शेयर होल्डर बोल लो, मेंबर बोल लो, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में रिजॉल्व मतलब रिजॉल्व करना, मतलब पास एंड ओवर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो मेंबर्स ऑफ कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट, क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे? दो अलग अलग बातें। पहली बात क्या? इन द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय, बोले जो फर्म हमने एज एन ऑडिटर अपॉइंट करी है, द ऑडिटिंग पार्टनर, जो ऑडिटिंग पार्टनर होगा एंड जो उसकी भी टीम होगी एंड इस टीम, बोले ऑडिटिंग पार्टनर भी रोटेट करना पड़ेगा। क्या? ऑडिटिंग पार्टनर एंड इस टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल यानी टाइम, बोले उतने टाइम में रोटेट होगी जितने टाइम में मेंबर्स डिसाइड करेंगे। लाइक मैंने बोला था कि ए 4 साल में, बी 3 साल में और सी 3 साल में। शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय द मेंबर्स। और दूसरा पॉइंट क्या है? द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। जब एक से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट करते हैं तो दैट सिचुएशन इज टर्म्ड एज जॉइंट ऑडिट। बताया था। तो लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है कि मेंबर्स रिजॉल्व कर सकते हैं कि जो ऑडिटिंग पार्टनर है वो रोटेट होगा एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय मेंबर्स। और दूसरी चीज क्या? ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। बोलिए बताइए, आया नहीं आया समझ में? आ गया बेटा?
पक्का आ गया? सबको आ गया? बोलिए यस और यस। सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बेटा। करेक्ट है। नहीं नहीं, टेन्योर कुछ नहीं एक्सटेंड होता। जैसे मान लो आपने दो फॉर्म को ऑडिटर बना दिया। इस एग्जांपल में देखो, आपने XYZ और PQR और ABC को ऑडिटर बना दिया, तो 10 साल करेंगे, तीनों 10 साल तक करती रहेंगी। 10 साल तक XYZ, PQR और ABC मिलकर ऑडिट करेंगी। 10 साल बाद ABC भी और PQR भी और XYZ भी तीनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी फ्रॉम द ऑडिट ऑफ कंपनी। हाँ हाँ, तो इंडिया में एक ही बड़ी फर्म थोड़ी है आज। जैसे मान लो आप चतुर्वेदी शाइन कंपनी है, उनके जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे, उनकी जगह कोई और दूसरी फर्म आएगी। आज इंडिया में बाटली बॉयन कंपनी है, चतुर्वेदी शाइन कंपनी है, आपके प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, आपके KPMG है, आपके HSR है, आपके हरिभक्ति है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स है और छोटी छोटी भी बहुत सारी। तब रिलायंस की ऑडिट जब सीए फर्म्स कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि सारी बड़ी सीए फर्म्स ही कर रही है, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। अब छोटी फर्म तो पता नहीं कितनी है, जयपुर में नहीं होंगी, होंगी तो 200-400 फर्म होंगी। अब इंडिया वाइड सोचोगे तो पता नहीं कितनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। जो चीज आप सोच रहे हो वहां जाने की नीड ही नहीं है हमको। हाँ बेटा, आप आज से आए हो ना, ऐसा क्वेश्चन मत पूछो प्लीज, ठीक है? आप पहले बैकअप देख लो। यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का सबको क्लियर है? कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? जी सर चल लो प्लीज, मजा आ जाए। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बेटा ये रूल्स फॉर रोटेशन है। क्या है? रूल्स फॉर रोटेशन। और ये जो रूल्स है ये रूल 6 में गिवन है। कहां गिवन है? अब मुझे देख के बताओ, इसके 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या? यस मत बोलो, देख के बताओ। एक तो 3rd पॉइंट पढ़ चुके हैं और एक 6th पॉइंट पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं क्या? अरे बोलो यार। अच्छा, इधर देखना बेटा, इधर देखना है बेटा। आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, करते ही होंगे, सभी करते हैं। शॉपिंग का क्या है सर? ठीक है, लड़कियां तो एक्साइटेड हो गई शॉपिंग का सुन के, बोले सर अभी ले चलो। मैं क्यों लेके जाऊंगा? मैं क्यों लेके जाऊंगा? या तो पापा लेके जाएंगे या कोई और लेके जाएगा, मैं क्यों लेके जाऊंगा? है भाई? तो मतलब क्या आप क्या कोई और से क्या समझे? आप लोग बड़े बदमाश हो यार। चलो हाँ भाई, मैं तो भाई बोल रहा था। चलो, तो बेटा शॉपिंग पे जाते हैं आप लोग, तो नॉर्मली यू प्रेफर कि ब्रांडेड कपड़े खरीदे, नॉर्मल प्रेफरेंस होती है। आज सोचो मम्मी पापा के साथ शॉपिंग पे गए हैं और पापा बोले कि बेटा ये ठेले वाला कपड़े बेच रहा है, टी शर्ट बेच रहा है, 500 रुपए की बढ़िया टी शर्ट ले ले। तो पापा को ऐसे लुक्स दिए जाएंगे, ऐसे लुक्स दिए जाएंगे कि या तो आपको लाभा पड़ेगा या आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे। पर ठेले से तो कपड़े नहीं खरीदेंगे, ब्रांडेड ही खरीदेंगे कपड़े। तो आजकल क्या होता है, मिंत्रा से शॉपिंग होती है, सब चीजों पे डिस्काउंट मिलता है, सब चीजों पे डिस्काउंट मिलता है। तो घटिया से घटिया ब्रांड के कपड़े और एकदम घटिया से घटिया कपड़े अगर ब्रांड के हैं तो बिक जाते हैं। बोले तो सेल है, होता है ना? ब्रांड की वैल्यू होती है नहीं होती? सब ब्रांड की वैल्यू तो होती है या नहीं होती? सर आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, सब छोड़ो। जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड भी पढ़ाता हूं, ठीक है? 12th स्टैंडर्ड में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स। तो अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मेरी 12th के बैच में करीबन 60-70 बच्चे रहते हैं क्लास में। मैं आपको कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, सोचो ब्रांड का कितना फर्क पड़ता है। 60-70 बच्चे रहते हैं तो कुछ 3-4 बच्चे महाबुद्धू आ जाते हैं। अब 12th में क्या अलग लेवल के बुद्धू होते हैं, आप जैसे नहीं होते, अलग लेवल के। एक बुद्धू फिर महाबुद्धू, फिर 12th वाले बच्चे होते हैं, मतलब अलग लेवल के बुद्धू होते हैं वो। मतलब 10th में लाते हैं 51%, 52%, मतलब अजीब तरीके के बच्चे होते हैं, पता नहीं मतलब क्या हुआ होता है उनको। तो ऐसे बच्चों को मैं कई बार ऐसे बोलता हूं कि मेरे से मत पढ़ो। सोचो मैं बोल रहा हूं, मेरे को तो पैसे मिल रहे, मेरा क्या जाता है, बट मेरे को क्या, कोई बच्चा फेल होता है बड़ा दर्द होता है। तो मैं उनको बोलता हूं भाई 60-70 बच्चों की क्लास में मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे से मत पढ़ो, मैं तुम्हें और कोई टीचर रिकमेंड कर देता हूं, टेबल ट्यूशन पढ़ाता है 8-10 बच्चों को, उससे पढ़ लो। बोले नहीं सर हमने तो आप ही का नाम सुना है। मैंने कहा अरे भाई मेरा नाम सुना है, मैं मान लिया, लेकिन बच्चे तो 60-70 बिठाता हूं ना मैं क्लास में, तू नहीं केपेबल 60-70 बच्चे पढ़ने के? बोले नहीं सर हम तो आप ही से पढ़ेंगे। पढ़ चूले में, मेरा क्या, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं। मतलब वो ये नहीं सोच रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं पढ़ाना चाह रहा है। अरे मेरा क्या जा रहा है भाई, 15,000 रुपए फीस लेता हूं मैं 12th की,
तुमसे भी नहीं मिलती उतनी फीस मेरे को, समझ रहे हो? मेरा क्या जा रहा है, आजा बैठ जा और 20 को ले आ, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है। पर एक होता है ना कि नहीं नाम है सर आपका, हमने तो आप ही का नाम सुना, हम तो आप ही से पढ़ेंगे, वो ब्रांड की वैल्यू है। तो यही सेम चीज सीए बिजनेस में भी होती है। आज जयपुर में अगर कोई आपसे पूछे फेमस सीए फर्म कौन सी है, अच्छा चलो जयपुर छोड़ो, जयपुर का तो फिर भी हम लोग कम जानते होंगे, सीए के प्रोफेशन से अभी हम 1 साल ही हुआ है जुड़े हुए, बट अगर इंडिया लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो बड़ी फर्म्स कौन सी है? डेलॉइट है, 4 बिग 4 माना जाता है, बिग 5 बोल लो, बिग 5 बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, एक केपीएमजी है, एक डेलॉइट है, और एक ईवाई है अर्नेस्ट एंड यंग, और एक है जीटी ग्रैंट थॉर्टन। ठीक है, ये मतलब आप ये मान लो वर्ल्ड की लार्जेस्ट 4-5 सीए फर्म्स है। ठीक है, अब हर कोई चाहेगा ना कि मैं तो ऑडिट इन्हीं से कराऊं, तो होता क्या मैं बताऊं, जैसे एक फर्म है, मैं बताऊं, नाम सुना होगा आपने, बाटली बॉय एंड कंपनी, गूगल कर लेना मिल जाएगा। तो ये बाटली बॉय एंड कंपनी अलग सीए फर्म है। कहां पे रितेश इसका ऑफिस? फर्जी आदमी तू, इधर देखना, एक है बाटली बॉय एलएलपी, ये अलग अलग सीए फर्म्स है, नाम पे मत जाना, ये अलग सीए फर्म है। और एक है बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स, क्या नाम है? बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स। ये तीनों अलग सीए फर्म्स है, गूगल करोगे तीनों मिल जाएंगी। ठीक है, अभी मत करना, मेरी क्लास के बाद करना। मैं अगर कोई एग्जांपल दे रहा हूं तो या तो दूंगा ही नहीं, दूंगा तो प्रैक्टिकल दूंगा। ठीक है, अब ये तीनों फर्म्स अलग अलग है, ये तीनों फर्म्स अलग अलग है, बट ये कॉमन ब्रांड नेम में काम कर रही है। कलर दिखेगा नहीं आप लोगों को, ये तीनों फर्म्स अलग अलग है, लेकिन ये कॉमन ब्रांड नेम में काम कर रही है, ये कॉमन ब्रांड नेम में काम कर रही है। इन सब ने टाइप किया हुआ है ईएनवाई से। किससे टाइप किया हुआ है? ईएनवाई, अर्नेस्ट एंड यंग, ईएनवाई से टाइप किया हुआ है, ईवाई से। इसने भी और इसने भी। तो आज बाटली बॉय एंड कंपनी ऑडिट कर देती है, लेकिन जब ऑडिट करती है तो एंड में जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करती है तो ऑडिट रिपोर्ट पे नाम ईवाई का आता है। तो जो बाटली बॉय से भी ऑडिट करा रहा है उसको लगता है मैं बाटली बॉय से ऑडिट नहीं करा रहा, मैं तो ईवाई से करा रहा। सेम चीज इन तीनों में। तो ये तीनों फर्म्स, इसके लिए ऑब्वियसली बात है, ईवाई इनसे क्या चार्ज करती है? रॉयल्टी। जब आप किसी और का नाम यूज करोगे, ब्रांड नेम यूज करोगे, तो आपसे क्या चार्ज करेगा? रॉयल्टी। तो होता क्या है, अब ये तीनों फर्म्स, ये तीनों की तीनों फर्म्स ईवाई का ब्रांड नेम यूज कर रही है। सर ये तीनों ईवाई के ब्रांड नेम में काम करेंगे और ये तीनों की तीनों फर्म्स ईवाई के कंट्रोल में काम करेंगी। तो इन तीनों फर्म्स को बोला जाएगा सेम नेटवर्क फर्म्स। क्या बोलेंगे? सेम नेटवर्क फर्म्स। पहले आपसे कोई पूछे भाई सेम नेटवर्क फर्म्स क्या होती हैं, तो आप बोलना सेम नेटवर्क फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जो कॉमन ब्रांड नेम में काम करती हैं। सेम नेटवर्क फर्म्स कौन सी फर्म्स होती हैं? जो कॉमन ब्रांड नेम में काम करती है, कॉमन कंट्रोल में काम करती है। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल फिनोमिना। ये मत सोचना कि सर कोई थ्योरी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। पीडब्ल्यूसी देख लो, केपीएमजी देख लो, अर्नेस्ट यंग देख लो, बाटली कोई और पीडब्ल्यूसी देख लो, ग्रैंड थॉर्टन देख लो, वो सब इसी मॉडल पे ऑपरेट करती है। सर ईवाई के साथ बहुत, ईवाई के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा, वो अकेली नहीं कर सकती, तो बहुत सारी फर्म्स को अपने साथ जोड़ लेती है और सब ऑपरेट करते हैं अंडर अ कॉमन ब्रांड नेम ऑफ ईवाई। सो दीज फर्म्स आर नोन एज सेम नेटवर्क फर्म्स। ठीक है, अब बेटा लॉ ये बोला कि अगर सेम नेटवर्क फर्म्स है तो इसमें एक तो याद रखना है कि अगर उस नेटवर्क की कोई एक फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई, मान लो बाटली बॉय ने रिलायंस की ऑडिट कर ली 10 साल के लिए, तो 10 साल की ऑडिट करने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गई, तो बोले अगर एक नेटवर्क की एक फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसी नेटवर्क की अदर फर्म्स को भी डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। एक तो ये याद रखना। प्लस ये जो सेम नेटवर्क फर्म्स होती हैं, इनमें जो 10 इयर्स का पीरियड है, दिस 10 इयर्स का पीरियड इज काउंटेड इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में काउंट होता है। क्या मतलब है एग्रीगेट में काउंट होता है? आज अगर बाटली बॉय ने मान लो ऑडिट कर ली 4 साल, बाटली बॉय एंड कंपनी ने, तो बाटली बॉय एलएलपी ऑडिट कितने साल कर पाएगी? 6 साल। मान लो 4 साल इसने कर ली, 5 साल इसने कर ली, 9 साल हो गए, तो बाटली बॉय एंड एसोसिएट कितने साल ऑडिट कर पाएगी? 1 साल। तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहला तो अगर सेम नेटवर्क फर्म है
और सेम नेटवर्क फॉर्म में एक फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसी नेटवर्क की सॉरी उसी फॉर्म्स की उसी नेटवर्क की सभी फॉर्म्स को डिस्क्वालीफाई मानेंगे। 5 साल का कूलिंग पीरियड होता है। और अगर 10 ईयर का पीरियड काउंट करना है तो सेम नेटवर्क फॉर्म्स में दिस 10 ईयर का पीरियड इज काउंटेड इन एग्रीगेट। याद रख पाओगे क्या? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इधर देखना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अब इधर देखना। सबसे पहले तो सेम नेटवर्क फॉर्म्स का मीनिंग लिखा हुआ है वो रीड करना। सबसे पहले तो सेम नेटवर्क फॉर्म्स का मीनिंग लिखा हुआ है वो रीड करना, बाकी सब बात की बात है। सेम नेटवर्क इंक्लूड्स क्या? द फर्म्स ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग, द फर्म्स ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग अंडर द सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल। ऐसी फर्म्स जो सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या कॉमन कंट्रोल में काम करेंगी, these firms will be called as same network firms। क्लियर है? अब क्या लिखा हुआ है सेम नेटवर्क फर्म्स में? ये लिखा हुआ है कि जो नया ऑडिटर आ रहा है, इनकमिंग ऑडिटर, और जो जा रहा है, आउटगोइंग ऑडिटर, अगर वो सेम नेटवर्क के हैं तो अगर आउटगोइंग ऑडिटर 10 साल के लिए ऑडिट करके डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो फिर इनकमिंग ऑडिटर को भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड दे बिलोंग टू सेम नेटवर्क। तो क्या बोल रहे हैं? द इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर और ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड विथ आउटगोइंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म्स। क्लियर है? इसी के आगे एरो लगा के एक बात और लिखूं। द पीरियड ऑफ 10 years, the period of 10 years will also be counted in aggregate. The period of 10 years will also be counted in aggregate for same network firms. The period of 10 years will also be counted in aggregate for same network firms. Clear है बेटा? अरे आया नहीं आया समझ में? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट। सिक्स पढ़ चुके हैं पहले ही, थर्ड पहले पढ़ चुके, फोर्थ मैंने पढ़ा दिया, अभी बाकी देखते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखना बेटा ध्यान से, ये वाले पॉइंट मत पढ़ना, फर्स्ट और सेकंड। क्यों मत पढ़ना? रिपीट है, चाहे रिपीट करके छोड़ दे, चाहे रीड करके छोड़ देना, चाहे मत पढ़ना। याद है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता था? अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनानी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर का नाम रिकमेंड करते थे एजीएम में, और अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो ऑडिट कमेटी ऑडिटर का नाम रिकमेंड करती थी बोर्ड को, बोर्ड रिकमेंड करता था एजीएम में, और उसमें भी था कि बोर्ड अग्रीड है या डिसअग्रीड है, वो लिखा हुआ है पूरा। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, इसलिए हम नहीं कवर कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़वाता, मेरी हैबिट में नहीं है टॉपिक छोड़वाना, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है तो हम दो बार क्यों पढ़े? फिर बच्चे बोलते हैं सर आप तो बड़े बदमाश हो, जब दो बार पढ़ने नहीं थे तो आपने दो बार लिखे क्यों? क्योंकि आईसीआई की बुक्स में दो बार लिखे, और मेरी जो बुक बनी हुई है वो एग्जैक्ट आईसीआई के नोट्स पे बनी हुई है। द ओनली डिफरेंस बीइंग आईसीआई की बुक्स में ना कोई हेडिंग होती है, ना कोई सब हेडिंग होती है, और ना प्रॉपर पॉइंट्स होते हैं। मैंने प्रॉपर पॉइंट, सब पॉइंट, हेडिंग, सब हेडिंग करके टेबुलर फॉर्मेट में बुक बनाई हुई है ताकि आपको लर्निंग करने में इजी रहे, बस इसलिए दो बार लिखे हुए, नहीं तो मैं दो बार लिखू ही नहीं, मैं तो कब का हटा चुका होता। यहां तक क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बोलो बेटा, आ गया? अच्छा, अब एक पॉइंट रह गया बस, फिफ्थ पॉइंट। ये क्या है मैं बताता हूं। ये पॉइंट अच्छा है, हालांकि मुझे पता है इससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इंटर लेवल के लिए पॉइंट बहुत टेक्निकल हो जाता है, फाइनल लेवल पे तो इससे क्वेश्चन आता ही है, लेकिन समझने में कोई बुराई नहीं है। पॉइंट है क्या मैं समझा रहा हूं, इधर देखना। इंडिविजुअल का एग्जांपल लूं, फर्म का लूं, आप तो बता दो बस, तुम जिसका बोलो, आप बोलो। इंडिविजुअल का ले ले, इंडिविजुअल का ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्म का ले लेना, सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। नाम बोलो इंडिविजुअल का, एक कोई आर्य ले ले। तो बेटा एक लेडी है मिस आर्य, या मैं तो अभी एक सीरीज देखी सुष्मिता सेन वाली, आर्य नाम था, देखी क्या आपने भी? नहीं, बढ़िया है, देखो। चलो खैर बुरा मान जाएगा, तूने फीस दे दी क्या? फिर तो ले, मिस आर्य, ठीक है। तो एक लेडी है मिस आर्य, एक लेडी है मिस आर्य, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, मान लीजिए, ठीक है। इनको आपने, कंपनी है राम लिमिटेड, एक कंपनी है राम लिमिटेड, राम लिमिटेड का आपने इनको क्या बना दिया बेटा?
ऑडिटर बना दिया। एक कंपनी है राम लिमिटेड का आपने इनको क्या बना दिया? ऑडिटर बना दिया। ठीक है, अब ऑडिटर बनाया 19-20 में। अब एक फर्म कितने साल ऑडिट कर सकती है? 5। एक इंडिविजुअल 5 साल। तो इस बंदे ने 19-20 ऑडिट की, 20-21 ऑडिट की, 21-22 में कंपनी ने इसे हटा दिया कि बोले हम तेरे से ऑडिट नहीं कराएंगे। तो 21-22 में ये हट गया। फिर 22-23 में इसने ऑडिट की, 23-24 में इसने ऑडिट की, फिर 25-26 में कंपनी ने इसे हटा दिया, बोले तेरे से नहीं कराएंगे। फिर 26-27 में फिर इसने ऑडिट की। तो टोटल कितने साल हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन्हें कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर माना जाए या नहीं माना जाए, मेरा क्वेश्चन ये है। एक इंडिविजुअल बंदा कितने साल ऑडिट कर सकता है? कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स। तो क्या इन्हें कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर माना जाए? तो यस माना जाए। ठीक है, अब सर रीजन क्या है? लॉ बोला कि एक ऑडिटर का कूलिंग पीरियड कितने साल का होता है? 5 साल। तो बोले जब तक बीच में 5 साल का ब्रेक नहीं आता है, बोले जब तक बीच में 5 साल का ब्रेक नहीं आता है। भाई यहां पे 1 साल का ही ब्रेक आया, यहां भी 1 साल का ही आया। बोले जब तक बीच में 5 साल का ब्रेक नहीं आता है, हम ये मान के चलेंगे कि ऑडिटर के कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर चल रहे हैं। अब जैसे यहां पे आके उसके कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर क्या होंगे? पूरे। अब वो कूलिंग पीरियड ले लेगा 5 साल का। 5 साल का कूलिंग पीरियड हो गया 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32 और 32, 33। ये 5 साल का उसका कूलिंग पीरियड हो गया। अब वो 34, 35 से वापस क्वालिफाई हो जाएगा और ये वाले साल कूलिंग में काउंट नहीं होंगे। सर ये तो कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर का पार्ट हो गया। लॉ में सिंपल सा रूल है, जब तक बीच में 5 साल का ब्रेक नहीं आता है, कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर चलते रहते हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर चलते रहे। 5 साल तक मैंने ऑडिट करी, बीच में जो ब्रेक आया उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे आके मेरे 5 साल पूरे हुए, अब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूं। अब मैं क्या हुआ हूं? डिस्क्वालीफाई हुआ हूं। अब मेरे को 5 साल का क्या अप्लाई होगा? कूलिंग पीरियड अप्लाई होगा और उसके बाद में रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। सेम चीज पार्टनरशिप फर्म में होती, बस पार्टनरशिप फर्म में मैं 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स देखता। समझ में आया? तो लॉ बोला, देखो लॉ में लैंग्वेज क्या है? अ ब्रेक इन द टर्म में जो ब्रेक आए, मेरे आया था ना बीच में, बोले वो ब्रेक पूरे 5 साल का आएगा, तब वो वाला ब्रेक कूलिंग पीरियड का पार्ट है। बोले ये जो पूरे 5 साल का ब्रेक आया, ये कूलिंग पीरियड है हमारा। वो बोल रहा है अ ब्रेक इन द टर्म फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर शैल बी कंसिडर्ड एज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन। बोले रोटेशन की रिक्वायरमेंट तब पूरी होगी जब लगातार 5 साल का गैप आए। तो जैसे बीच में छोटे छोटे गैप आए ना, इससे कोई मतलब नहीं है। जब टोटल 5 साल का ये ब्रेक आया, तब हम बोलेंगे कि हमारा कूलिंग पीरियड पूरा हो गया है और रोटेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है। फिर ये 35, 36 जो नेक्स्ट ईयर आएगा उससे रीअपॉइंट हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलिए आया नहीं आया समझ? सिंपल सा याद रखना है, ये जो बीच में छोटे छोटे ब्रेक आए, इससे कोई मतलब नहीं है। जब कंटिन्यूअसली 5 साल का ब्रेक आएगा, तब हम बोलेंगे कि रोटेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है और उसके बाद आप री एलिजिबल हो जाओगे फॉर अपॉइंटमेंट। आया समझ में? बोलिए आया? मतलब बीच बीच में जो ब्रेक आ रहा है, जैसे 21-22 हट गया या 25-26 हट गया, ये कूलिंग पीरियड में काउंट नहीं होगा। कूलिंग पीरियड इज ऑलवेज अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है? हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे, क्या नाम है आपका? शशांक। बोलो। शैलेश, सॉरी। अरे तो क्या हो गया? यहां तक क्लियर है क्या? इतना इमोशनल मत हुआ कर तू। यहां तक क्लियर है? कौन सा गलत लिख लिया? ठीक कर दो इसको, रात में नींद नहीं आएगी।
19 20 20 21 21 22 23 23 24। अच्छा 24 25 नहीं लगा, ये बोल रहे हैं क्या? क्या फर्क पड़ना है उस? यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? चलो, आएगी अब रात को नींद आ जाएगी? चलो, तो पता नहीं क्या हो गया। चलो, सबको क्लियर है? यहां पे आके रोटेशन के प्रोविजन खत्म होते हैं, यहां पे आके रोटेशन के प्रोविजन खत्म होते हैं। बस, फिर तो कुछ और है, कुछ और क्या तो पढ़ चुके हम, कुछ और क्या होता है इसमें, बोलो क्लियर है क्या? अब बेटा अपना एक छोटा सा सेक्शन था 139, वो खत्म हुआ और मैंने सबसेक्शन वाइज पढ़ाया है। इंटर लेवल पे आप नहीं पढ़ते हैं सबसेक्शन वाइज, मैंने सबसेक्शन वाइज पढ़ा है। सेक्शन वाइज तो पढ़ना ही है, सबसेक्शन वाइज भी मैंने आपको पढ़ाया। 139 चालू किया, अगर शुरुआत से देखना है तो देख लो एक बार, शीट में फर्स्ट पेज पे आ जाओ, जिनके पास बुक मिली हुई है वो बुक में आ जाओ, जिनके पास शीट है वो शीट में आ जाओ, पेज नंबर 10.1 पे आ जाओ। बस आ गए। सबसे पहले मैंने आपको 139.1 पढ़ाया। 139.1 क्या था? 139.1 क्या था? 139.1 था अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। फिर देखो नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आया? नेक्स्ट सेक्शन आया 139.2। नहीं, मैं तो सीक्वेंस में बताऊंगा, मैं थोड़ी अब आगे पीछे बताऊंगा। 139.2 रोटेशन का, 139.3 वो भी रोटेशन का, फिर 139.4 वो भी रोटेशन का, फिर आया 139.5। 139.5 है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर आया 139.6 और 139.7। 139.6 और 139.7 दोनों फर्स्ट ऑडिटर के। फिर आया 139.8। 139.8 कैजुअल वैकेंसी का है। फिर आया 139.9 और 139.10। 139.9 तो ये था कि क्या रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है, और 139.10 था कि अगर एजीएम में ऑडिटर नहीं अपॉइंट हुआ तो जो पहले से ऑडिटर है उसी को रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। आया क्या? अरे आया क्या? बस ज्यादा तो कुछ पढ़ाया नहीं अभी मैंने। चलो आगे। ये वाला पूरा पार्ट हम पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, बहुत सारा हो गया वैसे तो, ये वाला पार्ट भी पढ़ चुके। अब ये वाले पार्ट से अपने को आज पढ़ना चालू करना, करेंगे इस वाले पार्ट को चालू। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया? हमने आखिरी पॉइंट कहां तक पढ़ा था? 139 ये पढ़ चुके ना? देखो चेक करो, पूरा हाईलाइटेड होगा, जो हाईलाइटेड नहीं है वो नहीं पढ़ा, जो हाईलाइटेड है वो पढ़ लिया। शुरुआत से एक बार चैप्टर का अगर हम रिकैप कर ले, अब एक बार शुरुआत से अगर हम चैप्टर का रिकैप कर ले तो चैप्टर 10 हम पढ़ रहे थे ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पूरा पढ़ा दिया, पूरा रूल पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया? ठीक है, मेरे को बस याद रखना अलग से ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस लिखाने, वो सेक्शन 170 कमेटी का प्रोविजन एंड में पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ा दूंगा, मेरे को याद रखना है, आपको टेंशन नहीं लेनी। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर पढ़ चुके, 9 और 10 दोनों, रोटेशन पूरा हो चुका। उसके बाद एक बात ध्यान रखना, ये जो हमने रूल्स पढ़े थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा स्पेसिफिसिटी हो जाएगी बेटा। एक्चुअली एक सेक्शन है 139 का 4, कौन सा? 139 का 4, उसमें ये लिखा हुआ है कि रोटेशन कैसे होगा, उसके लिए सीजी रूल्स बनाएगी, और उसी में फिर हमारे रूल 6 काम आया। बोले सीजी में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हुई है 139 के सबसेक्शन 4 में। बोले सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना के बताएगी कि रोटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो 139.4 हो गया। उसके बाद ये पढ़ चुके 6 और 7, 139.5 पढ़ चुके, 8 पढ़ चुके, और ये पढ़ चुके। अब अगला टॉपिक है वो देखेंगे क्या है। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट पूछे थे नीलम आप कुछ? बेटा हो गया, और कुछ आपका भी हो गया डन, और किसी का कोई डाउट? पक्का? इसीलिए देखो मेरी हैबिट है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं डाउट जब पूछो एकदम एंड में, इसलिए बस आप हैंड रेस करते हो, मैं देख लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा ज्यादा डाउट बचेंगे ही नहीं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मुझे पता है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे। चलो सर, अब ऑडिटर अपॉइंट हो गया, हमने इसको ऑडिटर बना दिया, श्रेया जैन को हमने ऑडिटर बना दिया। कितने साल बनी होगी? 5 साल। इंडिविजुअल है ना, 2.5 साल बाद इससे लड़ाई होगी। गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं हटा सकता हूं क्या? ऑडिटर को हटा सकता हूं। चल निकल निकल बेटा, ये हंस रही खिलखिला रही, निकाला जा रहा है बेटा तेरे को ऑडिटरशिप से, निकल। क्या? अच्छा ये ऑडिटर है, क्या नाम है आपका? हाँ, इस क्लास में तो क्या सभी का नाम अमन है, तो कम से कम 8-10 अमन बैठे होंगे, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। हर दूसरे बच्चे का नाम अमन है। क्यों एलिशा, सही बोल रहा हूं? 4 बच्चे आपने गिने?
अच्छा, ऑनलाइन नहीं कहते। तो ये जैसे बैठा है अमन, इसको ऑडिटर बनाया भाई 5 साल, 3 साल बाद इसकी मेरे से लड़ाई हो गई, ये बोल रहा है मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जा बाढ़ में जा, कमी थोड़ी है सीईओ की, किसी और को बनाएंगे, आर्या को बनाएंगे, आर्या पार्ट 2, उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया? तो समझ रहे, तेरे को रिजाइन करना है, जा, फिर बैठा क्यों है? जाना बेटा। तो भैया क्या ऑडिटर का रिमूवल हो सकता है? यस। क्या ऑडिटर रिजाइन कर सकता है? यस। रिमूवल का भी एक प्रोसेस है, रेजिग्नेशन का भी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। पहले रिमूवल पढ़ोगे या रेजिग्नेशन पढ़ोगे, ये बता दो आप तो बस। पहले रेजिग्नेशन पढ़ा दे, ठीक है, आओ। एक्चुअली रेजिग्नेशन छोटा है, रिमूवल बड़ा है, तो पहले एक छोटा टॉपिक पढ़ के खत्म करते हैं, फिर रेजिग्नेशन रिमूवल पे आएंगे, ठीक है। सर देखो, लॉ बोला अगर ऑडिटर को रिजाइन करना है कर ले। लॉ क्या बोला? ऑडिटर को रिजाइन करना है कर ले, हम मना नहीं कर रहे, बोले बस रेजिग्नेशन का एक प्रोसेस है जो ऑडिटर को फॉलो करना है। ये प्रोसेस है 140 के सबसेक्शन 2 और 3 में। देखो मैं बताऊं, ये जो पूरा पॉइंट है, ये तो 140 के सबसेक्शन 2 में, अभी मैं लिख भी दूंगा, आप मत कुछ करो। और अगर रेजिग्नेशन मैंने किया एज एन ऑडिटर, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके नहीं किया, तो पेनल्टी है, और वो पेनल्टी 140 के सबसेक्शन 3 में। तो इसीलिए क्या है, ये सेक्शन 2 पार्ट में है, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। सेक्शन तो हमारा कौन सा हो गया? 140 हो गया। उसके 2 सबसेक्शन रेजिग्नेशन पे अप्लाई होते हैं, एक 2 और दूसरा 3। समझ में आता है? बताऊं अब? देखो बेटा, अब लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना। लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना। लॉ बोला, जैसे कंपनी है, मान लो पीक्यूआर लिमिटेड। क्या नाम है बेटा कंपनी का? पीक्यूआर लिमिटेड, ठीक है। अब या तो मिस्टर राम या राम एंड एसोसिएट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर राम तो हो गए इंडिविजुअल सीए, राम एंड एसोसिएट हो गई सीए फर्म। लॉ बोला चाहे कोई इंडिविजुअल हो और चाहे कोई सीए फर्म हो, अगर वो ऑडिटरशिप से रिजाइन करना चाहती है, मान लो राम ने रिजाइन कर दिया, राम ने रिजाइन कर दिया, बोले मेरे को ऑडिट नहीं करनी, मैं तो रिजाइन कर रहा हूं। राम ने रिजाइन कर दिया, मान लो 1 जुलाई 2022 को। राम ने कब रिजाइन कर दिया? मान लो 1 जुलाई 2022 को। तो लॉ बोला अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो उसे कंपनी को एक नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन भेजना है। क्या भेजना है? नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। और उसमें कंपनी को बोलना है कि हे कंपनी, यह आपकी सूचना के लिए है कि मैंने आपकी ऑडिटरशिप से रिजाइन कर दिया है, और बोले इसमें रीजंस भी बताने कि आपने रिजाइन क्यों किया, आपने रिजाइन क्यों किया। आपका क्या नाम है? नहीं, आपका क्या नाम है? मैं कह रहा हूं इस क्लास में हर किसी का नाम अमन है, मतलब लोग मेरा विश्वास नहीं करते। क्या नाम है पूरा? बाहर जाइए आप। सर बाहर जाओ, क्या ये खिसकने से क्या होता है? बाहर जा बेटा। सर मैं इसको क्लास के बाहर निकाल सकता हूं क्या? हाँ, मेरी क्लास है, मैं टीचर हूं, मेरी पावर है, लेकिन निकालो वो ठीक है, पर सामने वाले को एटलीस्ट रीजन तो बताओ। देखो एक लॉजिकल बात है, मैं निकाल रहा हूं इसको, मैं निकालूंगा, ये रिजाइन कर रहा है करेगा, बट रीजन तो बताएगा। ऐसे थोड़ी बस आज मन नहीं है मैं जा रहा हूं, लीगली ऐसे नहीं होता बेटा। वो थोड़ी है कि रूठ गई बिना कारण। वो कौन? क्या समझ रहे हो आप? तो भैया मैं क्या बोल रहा हूं समझो, आज ऑडिटर कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉ बोला आप कंपनी को नोटिस देके जाओ कि देख हम रिजाइन कर रहे हैं, और नोटिस में क्या बताओ? रीजन। और लॉ बोला है जो नोटिस कंपनी को देना है 30 डेज में देना है। तो जैसे आपने रिजाइन 1 जुलाई को किया, तो 1 जुलाई में अगर मैं 30 डेज जोड़ता हूं तो मुझे कंपनी को नोटिस कब तक देना है? 31 जुलाई तक। और कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि हे कंपनी, मैंने आपकी ऑडिटरशिप से रिजाइन कर दिया और सो एंड सो रीजन। एक तो ये प्लस लॉ बोला आपको ऑडिटरशिप से रिजाइन करना है कर दो, हम मना नहीं करें, लेकिन आपको नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन देना पड़ेगा कि आप रिजाइन कर रहे हो। क्या देना पड़ेगा? नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन देना पड़ेगा कि आप रिजाइन कर रहे हो। किसको? बोले कंपनी को तो देना ही है, साथ में आपको
आरओसी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसे भी नोटिस देना है कि मैं क्या कर रहा हूं, रिजाइन। और अगेन उस नोटिस में भी आपको क्या बताना है, रीजन कि आप रिजाइन क्यों कर रहे हो। और आरओसी को नोटिस देने के लिए अलग से एक फॉर्म आता है, फॉर्म एडीटी 3। कौन सा फॉर्म आता है बेटा, फॉर्म एडीटी 3। तो जब आप आरओसी को नोटिस दोगे तो दैट नोटिस विल बी गिवन इन फॉर्म एडीटी 3। और अगेन आरओसी को नोटिस कितने दिन में दिया जाएगा, आरओसी को नोटिस दिया जाएगा 30 डेज में। मतलब हो ये गया, अगर मैं कंपनी की ऑडिटरशिप से रिजाइन कर रहा हूं तो मुझे एक तो 30 डेज का नोटिस कंपनी को देना है और एक 30 डेज में नोटिस आरओसी को देना है। चाहे नोटिस कंपनी को दूं चाहे आरओसी को दूं, मुझे दोनों ही नोटिस में रीजन बताना पड़ेगा कि मैंने रिजाइन क्यों किया। और आरओसी को जो नोटिस दूंगा वो दूंगा फॉर्म एडीटी 3 में। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक चीज और देखना, लॉ बोला अगर गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है तो, वरना नहीं। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीएजी। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सीएजी। याद है सबको, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है इस समय हमारे देश के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, श्री जीसी मुर्मू जी। श्री जीसी मुर्मू जी, बताया था मैंने, GCMUR मुर्मू, जीसी मुर्मू हमारा इस समय सीएजी है। तो लॉ बोला अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी को तो जो नोटिस जाना है जाएगा ही, आरओसी को जो नोटिस जाना है वो जाएगा ही, प्लस अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो जो सीएजी है उसे भी आपको नोटिस देना पड़ेगा और इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हे सीएजी, ये आपकी सूचना के लिए है कि मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। अगेन रीजन बताना पड़ेगा और नोटिस कितने दिन में देना है, 30 डेज में देना है। ये सारी बातें लिखी हुई है सेक्शन 140 के सबसेक्शन 2 में। मतलब आपसे कोई पूछे क्या ऑडिटर रिजाइन कर सकता है, आप बोलोगे यस। आपसे कोई पूछे प्रोसेस ऑफ रेजिग्नेशन क्या है, तो बोले ऑडिटर को नोटिस देना है रिजाइन करने का। किस किस को, बोले कंपनी को, आरओसी को और सीएजी को। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो नोटिस में रीजन बताना है कि रिजाइन क्यों किया, और नोटिस कितने दिन में देना है, 30 डेज। 30 डेज 30 डेज। और याद रखना है कि आरओसी को जो नोटिस देना है वो फॉर्म एडीटी 3 में देना है। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों, यस और नो। अरे बोलो यार, क्लियर है सबको। तो देखो क्या लिखा हुआ, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, व्हेन एन ऑडिटर रिजाइन्स he is required to file a statement in the prescribed form which is ADT 3. Contents of statement, statement में क्या बताएगा, रीजन कि रिजाइन क्यों किया। The statement shall indicate the reasons and other facts as may be relevant with regard to his resignation. Resignation किसको देना है, the statement in form ADT 3 shall be filed with, कंपनी को बताना है मैंने रिजाइन कर दिया, रजिस्ट्रार यानी आरओसी को बताना है। आप जरूरी नहीं है पेपर में रजिस्ट्रार लिखो, यू कैन राइट आरओसी। रजिस्ट्रार का पूरा नाम क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विच इज आरओसी। सो इधर यू कैन राइट रजिस्ट्रार और यू कैन राइट आरओसी, इट मींस वन और द सेम थिंग। आप देख लेना आप क्या लिखने में कंफर्टेबल है। नॉर्मली बच्चों को आरओसी लिखना आसान रहता है, इसलिए मैं आरओसी बोल देता हूं। और लास्ट किसको देना है, सीएजी। लेकिन सीएजी को नोटिस तभी देना है जब कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल में हो, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। सीजी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और अ कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सीजी और एसजी और पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय एसजी। और नोटिस कितने दिन में देना है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, द स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। क्लियर है बेटा। तो स्टेटमेंट फाइल होगा, फॉर्म एडीटी 3 में होगा, उसमें रीजन एंड अदर फैक्ट बताने हैं, फाइल 30 डेज में होगा, फाइल कंपनी को, रजिस्ट्रार और सीएजी को होगा। इतनी सी समरी है इस टॉपिक की। और मैं 50 बार बोल चुका हूं, लॉ सब्जेक्ट ऐसा है अगर इंटर लेवल पे एक एक लाइन लर्न करने बैठोगे तो नहीं लर्न होगा। मैं आपको हर टॉपिक में हर पॉइंट में कीवर्ड्स हाईलाइट करा रहा हूं, आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, वो कीवर्ड्स पेपर में लिखने, यू विल गेट योर मार्क्स। कट जाए तो आगे मेरे से लड़ाई कर लेना और बोलो, फीस मांग लेना, वापस दे दूंगा। ये कीवर्ड सारे मेरे को आंसर में चाहिए, इसके आगे पीछे कुछ भी बना के लिखाना कोई दिक्कत नहीं।
राम नाम सत्य मत लिखाना। बोला आप ही ने तो बोला था कुछ भी लिखाओ। कुछ भी से मतलब है कि लैंग्वेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी से मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है कि कुछ भी लिखाओ। बेटा आप समझ रहे हो ना, कहीं इमोशनल हो जाओ, बोले कुछ भी कुछ भी कुछ भी स्टेटमेंट, कुछ भी कुछ भी कुछ भी ADT3, ऐसा तो नहीं करोगे? आप पे डाउट हो रहा है मेरे को, सोच लो एक बार और। खाओ इसकी कसम, खाओ बेटा खाओ, मैं मानूंगा नहीं उसके बिना। किसकी? गए आप? चलो यहां तक क्लियर है, आया समझ में बेटा? पक्का? अच्छा अब पेनल्टी क्या है? अब बेटा ये नई पेनल्टी आई है। ICAI की लास्ट ईयर की बुक्स देखोगे तो उसमें पुरानी वाली पेनल्टी लिखी है, बट अगेन मैं क्लास में कई बार बोल चुका हूं, बार बार तब क्या बोलूं, मैं जितने भी प्रोविजन पढ़ाऊंगा साथ के साथ अमेंड करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये लेटेस्ट पेनल्टी है, यही लगेगी आपके सिलेबस में। दिमाग मत लगाना ICAI की बुक्स में क्या लिखा है। वैसे आपको जो बुक मिलेगी अमेंडेड होके ही मिलेगी, डोंट वरी, क्योंकि आपकी बुक अभी 2 महीने बाद आएंगी, सब अमेंडेड होके ही आएंगी। तो पेनल्टी क्या है? पेनल्टी क्या है? बोले ये ऊपर वाला जो प्रोविजन है जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर ऑडिटर ने कंप्लाई नहीं किया, इफ ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विथ अफोरसेड, मतलब जो ऊपर गया, अफोरसेड मतलब जिसके ऊपर बात हुई, अफोरसेड प्रोविजन, ही मतलब इंडिविजुअल या इट यानी फर्म, ही और इट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000। 50,000 की पेनल्टी लगेगी, या पेनल्टी लगेगी एन अमाउंट इक्वल टू रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आजो आजो, ये इसको मत बुला, पहले घबराया घबराया रहता। आप आओ अमन, अमन का नाम भी सबको याद हो जाएगा। आजो आजो, कोई घबराने वाली बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आजो इधर आजो, लाइमलाइट में आ जाओ। बच्चों ये अमन है, कौन से नंबर का है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्लास में बहुत सारे अमन है। जैसे अमन है, अब आज डेट हुई है, आज डेट हुई है 3 जनवरी। इसने कोई गलती करी, मैंने खिंचा के चाटा लगा दिया, खिंचा के, और मैंने कहा भाई अपनी गलती सुधार ले, इसने एंड टू एंड सुधार ली। तो बेटा ये तो पहला चाटा है, ये तो पहला चाटा है, ये तो पहला चाटा है। ये बहुत टेक्निकल पेनल्टी है, इस तरह की कोई पेनल्टी आपने इंटर लेवल पे नहीं पढ़ी है। आगे बार बार पेनल्टीज इसी तरह की आएंगी, मैं बार बार पेनल्टी किस तरीके से लगनी है वो नहीं समझाऊंगा, एक बार में समझ लेना तरीके से। आज ये ऑडिटर है, इसने ऑडिटरशिप से रिजाइन कर दिया, तो इसको 30 डेज में नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन देना था। मान लो 30 डेज पूरे हो गए, इसने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने इसको बुलाया, खिंचा के पेनल्टी लगाई। कितनी पेनल्टी लगाई? बोले या तो 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे, या जितना तुझे कंपनी से रेम्युनरेशन मिला उतनी पेनल्टी लगाएंगे। कंपनी से रेम्युनरेशन तो मिलता होगा ऑडिट करने के लिए, जितना तेरे को कंपनी से रेम्युनरेशन मिलता होगा बोले उतनी पेनल्टी लगाएंगे, विच एवर इज लेस, विच एवर इज। खटा क्या चाटा? सुधार गलती। 4 दिन और दिए तेरे को, अब 4 दिन मैं बोल रहा हूं, ये सरकार डिसाइड करेगी कितने दिन देने। 4 दिन और दिए, चल फाइल कर नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। करना बेटा, क्या हो गया, ये क्या हो गया, करना। तो 4 दिन और मिल गए, 4 दिन और मिल गए, ला रहे बेटा तेरे को, ठीक है, 4 दिन और मिल गए, 4 दिन। अब 4 दिन में ये रेजिग्नेशन वगैरह कंपनी को फाइल कर देगा, तो बस ये फ्री हो गया, एक चाटा खा के फ्री हो गया, ये पहला चाटा है। अब मान लो सरकार ने इसको 4 दिन और दे दिए, फिर भी इसने अपनी गलती नहीं सुधारी, फिर भी इसने अपनी गलती नहीं सुधारी, फिर भी नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन नहीं दिया, तब हर रोज एक एक चाटा पड़ेगा 500 रुपए का, हर रोज एक एक चाटा पड़ेगा। ये कुछ सिंबल का मिसमैच हो गया, रुपीस का सिंबल आना था, हर रोज चाटा पड़ेगा 500 रुपए का। कंटिन्यूइंग फेलियर अगर रही, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग फेलियर, यही कॉन्सेप्ट सीखना है। आपने गलती करी, आपको चाटा पड़ा, आपने गलती करी, आपको चाटा पड़ा। चाटा मतलब फर्स्ट पेनल्टी, चाटा मतलब, तो ये मेरे ऊपर क्या लग गई, ये मेरे ऊपर फर्स्ट पेनल्टी लग गई, और सरकार ने मुझे कितने दिन का टाइम और दिया? 4 दिन का, कि भाई तुम अपनी गलती सुधार लो। मैंने 4 दिन में गलती सुधार ली, बस एक चाटा पड़ के रह जाएगा नीले कलर का, ये ब्लू कलर का चाटा पड़ के रह जाएगा, खत्म। गलती नहीं सुधारी, बोले बाहर में जाओ, देखा जाएगा जो होगा।
कंटिन्यूइंग फेलियर चल रही है, 4 दिन पूरे हो गए फिर भी गलती नहीं सुधार रहे, निर्लज। मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा है। मैं आदमी बढ़िया हूं, आप सब जानते हैं, मैं बढ़िया आदमी नहीं हूं, शर्म नहीं आ रही, हंस रही है। तो मैं आदमी बढ़िया हूं, लॉ खराब है, तुमने गलती की, चाटा पड़ा, 4 दिन का टाइम दिया गया, गलती सुधारने के लिए नहीं सुधारी, तो अब बोलेंगे कंटिन्यूइंग फेलियर हो गया। क्या हो गया? तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगती जाएगी जब तक आप अपना रेजिग्नेशन फाइल नहीं करोगे। 10 दिन नहीं किया तो 500 इंटू 10 5,000, 20 दिन नहीं किया 500 इंटू 20 जो भी आएगा 10,000 आएगा, और 50 दिन नहीं किया 500 इंटू 50 जो भी आएगा वो लगता जाएगा। लेकिन पेनल्टी की एक मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख। बोलो आया? और ये कौन सी पेनल्टी है? ये सेकंड पेनल्टी है। फर्स्ट पेनल्टी लग गई और आपने गलती सुधार ली तो मैटर क्लोज। फर्स्ट गलती करी, फर्स्ट पेनल्टी लगी, गलती नहीं सुधारी, कंटिन्यूइंग फेलियर रहा, तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 500 रुपए पर डे की, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2। बोलिए आया? वेरी गुड, बैठो, थैंक यू। बोलिए आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, आया सबको समझ में? नहीं समझे कॉन्सेप्ट क्या? अरे बोलो यार, कुछ बच्चों को तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले भी बता रखा है, बाकी लोग बताइए समझे या नहीं समझे। बोलिए यस और नो। एक बार गलती करी, पेनल्टी कितनी लगी? 50,000 रुपए की, और रेम्यूनरेशन जितनी, विच एवर इज लेस। उसके बाद कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट रहा तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगी, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख। यह ऑफेंस की पेनल्टी है अंडर 143। मुझे बताइए, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन क्लियर है सभी बच्चों को? बोलिए यस और नो। बोलिए मेरे बच्चों, आ गए सबको? तो ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ऑडिटर का रेजिग्नेशन कैसे होता है, लिख पाओगे? तो बेटा देखो 139 हो गया, 139 तो किसका था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का था। अब अपना अगला सेक्शन कौन सा हुआ? 140 का। देखो 140 के अंदर टोटल 5 सबसेक्शन है, 140 सबसेक्शन 1, 140 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5। उसमें अभी हमारे सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 हुए, दोनों किसके थे? रेजिग्नेशन। अब 140 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 तीनों रिमूवल के डिफरेंट सिचुएशंस। अब एक छोटा सा चार्ट है, आप कॉपी में ड्रॉ कर लो, डिस्कशन कल करेंगे। कॉपी में ड्रॉ कर लो, डिस्कशन कल करेंगे। नहीं, कहीं ड्रॉ करना होगा मैं खुद बोल दूंगा। आपको सेल्फ में मन है तो मैं बता देना, मैं एंड में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मेरी तरफ से नॉट रिक्वायर्ड। रिमूवल ऑफ ऑडिट, बात मत कीजिए प्लीज। सेक्शन 140 का सबसेक्शन 1 1 पढ़ेंगे, सेक्शन 140 का सबसेक्शन 4 2 पढ़ेंगे, और सेक्शन 140 का सबसेक्शन 5 3 पढ़ेंगे। इसमें तो है रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। इसमें है रिमूवल ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, रिमूवल ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, और इसमें है रिमूवल बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। लिख लो, वी विल डिस्कस दिस चार्ट टुमारो, जस्ट ड्रॉ इट वंस, विल डिस्कस इट टुमारो। मेरे से पूछ लो बेटा, क्या नहीं आ रहा? लिखो जल्दी से, लिख के बताओ, मजा आ जाए। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, रिमूवल ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर और रिमूवल बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएल। 3 केस है। मेरी हैंडराइटिंग हल्की सी खराब है, और प्लस से डिजिटल बोर्ड है, इस पर भी थोड़ी सी हल्की सी खराब आती है, धीरे धीरे ठीक आएगी। तो कभी कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो, परेशान मत हुआ करो। पहली गॉड गिफ्ट है, ऊपर से डिजिटल बोर्ड के चक्कर में और ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, बधाई बेटा। बाकियों ने कर लिया? पक्का? ठीक है। तो बेटा इससे आगे अपना डिस्कशन कल करेंगे, इससे आगे अपना डिस्कशन, एक सेकंड बेटा, इससे आगे अपन कल अपना डिस्कशन करेंगे। कल जब आएंगे मैं तीनों केस पढ़ा दूंगा।
कल मैं 140 खत्म कर दूंगा 101%, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करेंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है। ठीक है, कोशिश करेंगे वैसे कि कल एक बार 141 एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए।